जेठानी ने उठाया ससुराल। सुरभि अपनी सास सुमित्रा, देवरानी माया, पति राज, देवर मोहित और अपने बेटे वैभव के साथ रहा करती थी। सुरभि हर किसी से प्यार से बात करती, पर क्या हो जब एक शांत परिवार में अशांति फैल जाए। ऐसा ही हाल था सुरभि के घर का। सुरभि अपने कमरे में सो रही थी, तभी वहां माया आती है और सुरभि के पैरों को दबाते हुए कहती है, दीदी मैं क्या कह रही थी, हम लोगों को बाहर गए हुए बहुत समय हो गया है, क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर चले। माया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ जी हम लोगों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होंगी, क्योंकि तुम जानती हो ना माँ जी कितने पुराने ख्यालों की है। दीदी वो तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन एक बार बात करने में क्या जा रहा है, और आप तो माँ जी की फेवरेट हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, माँ जी हम दोनों को एक बराबर प्यार करती हैं। पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। दीदी अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो मैं भी दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगी, आप मेरे साथ चलिए बस। माया अपनी जिठानी का हाथ पकड़कर अपनी सास के कमरे में ले जाती है और अपनी सास के पास बैठकर अपनी सास से बातें करती है। माँ जी मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज हम सब कहीं बाहर चले। छोटी बहू ये तो कैसे बात कर रही है, बाहर जाना मतलब पैसों की बर्बादी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। अपनी सास की बातें सुनकर माया अपनी जिठानी की तरफ देखती है। तभी जिठानी मुस्कुराती हुई अपनी सास के पास बैठकर बात करती है और सुमित्रा अपनी बड़ी बहू की बात तुरंत मान भी जाती है। ठीक है बहू, अगर तुम दोनों इतना कह रही हो तो ठीक है, हम सब बाहर चलते हैं। लेकिन हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत करना कि मैं बाहर का कुछ खाऊंगी, मुझे तो सादा खाना ही खाना है। सुमित्रा बाहर जाने के लिए मान गई है, ये देखकर माया वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद सुरभि भी माया के पीछे पीछे आती है। देखा दीदी, मैं ना कहती थी, माँ जी आपकी बात मानती है, मेरी नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है माया, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। चलो चलकर रेडी हो जाओ, राज और मोहित के आते ही हम निकल जाएंगे। कुछ घंटे बाद जब सुमित्रा के दोनों बेटे राज और देवर घर आते हैं और बाहर जाने की प्लानिंग के बारे में सुरभि उन दोनों को बताती है, तो कुछ देर बाद सभी तैयार होकर बाहर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी माया अपनी जेठानी के कमरे में जाकर कहती है, दीदी मेरे गले का हार नहीं मिल रहा, अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपका ये हार पहन सकती हूँ। पर माया, राज ने मुझे जब से ये हार दिया है ना, तब से मैंने इस हार को एक बार भी नहीं पहना। अब पर मेरे पास ना इससे मिलता जुलता एक और हार है, अगर तुम बुरा न मानो तो वो ले लो। सुरभि अपने ड्रॉअर में से हार निकालती है और माया को देती है, पर माया उस हार को देखती ही रहती है। कुछ देर बाद सुरभि और माया अपने परिवार के साथ बाहर चली जाती हैं। अगले दिन सुरभि अपने गहनों को अपने लॉकर में रखने के लिए निकाल रही थी, तभी वो देखती है कि उसका वही हार गायब है जिसे माया ने पसंद किया था। हार को अपने अलमीरा में ना देखकर सुरभि घर को अपने सर पर उठा लेती है। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई माँ जी। सुरभि की आवाज़ सुनकर माया और सुमित्रा उसके कमरे में जाती हैं। माँ जी देखिए ना, मेरा हार मेरी अलमारी से गायब है। पर दीदी आपका हार ऐसे कैसे गायब हो सकता है, मतलब कल रात की तो बात है, आपके कमरे में उसके बाद तो कोई आया ही नहीं। वही तो माया, तुमने बिल्कुल सही कहा, कल रात से मेरे कमरे में कोई नहीं आया सिवाय तुम्हारे। दीदी आप कहना क्या चाहती है कि आपका हार मैंने लिया है। मैंने ऐसा कहा नहीं माया, लेकिन तुम्हारी बातों से साफ जाहिर है कि मेरा हार लेने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये आप कैसी बात करिए दीदी, भला मैं आपका हार क्यों चुराऊंगी। सुरभि माया की बातों का कोई जवाब नहीं देती और अपने पति को फ़ोन करके बुलाती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा हार गया तो गया कहाँ। देखिए जी, आप माने चाहे ना माने, लेकिन मेरा पूरा शक माया पर ही है। भाभी क्या कह रही हैं आप, भला माया आपका हार क्यों लेगी। वो इसलिए मोहित, क्योंकि तुम्हारी बीवी को सुरभि का हार पसंद था और सुरभि ने वो हार देने से मना कर दिया। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भाभी ने हार देने से मना कर दिया तो मेरी पत्नी ने भाभी का हार चुरा लिया। अरे भैया क्या हो गया है आपको, कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। घर में लड़ाई होता देख सासू माँ को बहुत गुस्सा आता है। वो सभी को चुप करवा कर उनको उनके कमरे में भेज देती है। समय यूं ही बीतता है और बीतते समय के साथ सुरभि और माया के बीच नफरत की दीवार बढ़ती जाती है। हार की चोरी होने के बाद से सुरभि ना तो ठीक से माया से बात करती और ना ही माया सुरभि से। कभी माया सुरभि को नीचे गिराने की सोचती तो कभी सुरभि माया को। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और एक बार फिर सुरभि अपने सर पर हाथ रख बाहर हॉल में आती है और फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मेरे घर को किसकी नजर लग गई है।
या फिर इस घर में चोर आ गए हैं। कुछ भी रखो, हर एक चीज गायब हो जाती है। सुरभि के रोने की आवाज़ सुनकर एक बार फिर घर में सब इकट्ठा होते हैं। भाभी क्या हुआ? आप इस तरह रोते हुए क्यों बात कर रही हैं? देवर जी, अब मैं अपनी किस्मत पर रोऊं नहीं तो क्या करूं। अरे इस घर में इतने चोर बस गए हैं कि मैं क्या ही कहूं। आज से 2 महीने पहले मेरा हार गायब हुआ था, लेकिन आज पूरे 50,000 गायब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर क्यों लोग अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे। 50,000 रुपये गायब है। हाँ माँ जी, अभी रात को ही राज जी को सैलरी मिली थी, उन्होंने पैसे मुझे दिए और मैंने अपने पर्स में रखे, लेकिन सुबह में देखा तो मेरे पर्स में से पैसे गायब। सुरभि की बात सुनकर जहां घर के सभी लोग परेशान हो जाते हैं, वहीं माया अपनी जिठानी की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती और किचन में जाकर काम करने लगती है। ये देखकर सुरभि किचन में जाती है और माया को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। माया, तुमने हद ही पार कर दी। अरे तुम्हें पैसे चाहिए थे तो मुझसे बोलती, चोरी क्यों की? बस करो भाभी, बहुत हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? हिम्मत? अरे तेरी बीवी की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में से पैसे चुराने की? क्या तू अपनी पत्नी को पैसे नहीं देता? बस भैया, बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने। आप सबने मुझे समझ क्या रखा है? आपका जब मन करेगा तब मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा लोगे और जब मन करेगा तब मेरे ऊपर हाथ उठाओगे। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस घर में कुछ भी होता है तो आप लोग मुझे जिम्मेदार ठहराते हैं। और दीदी, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। ना तो मैंने पहले आपका हार लिया था और ना ही अब मैंने आपके पैसे लिए हैं। अरे तुम सब आपस में क्यों लड़ रहे हो और बिना सबूत के तुम लोग एक दूसरे पर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हो? माँ, भैया भाभी ने हद पार कर दी है। और भाभी, आपके पास क्या सबूत है कि मेरी पत्नी ने आपके पैसे चुराए हैं? सबूत तो नहीं है देवर जी, लेकिन हाँ, सबूत आने में देर नहीं लगेगी। मैं अभी पुलिस को बुला रही हूँ। अब इस घर से पैसे किसने चुराए हैं और किसने नहीं, यह फैसला कोई और नहीं बल्कि पुलिस ही लेगी। घर में लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि वो लोग अब पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस के आने के बाद पुलिस भी उनकी बहस और लड़ाई देखकर परेशान हो जाती है। बस कीजिए आप लोग, अरे आपस में ही लड़ रहे हैं। इस घर से पैसे कहाँ और किसने लिए ये अभी पता चल जाएगा। कांस्टेबल, हर एक रूम की अच्छे से तलाशी लो। सभी के कमरे में जाकर कोने कोने की तलाशी लो। पुलिस की बात सुनकर कांस्टेबल अब हर कमरे की तलाशी लेने लगता है, लेकिन किसी के कमरे में कुछ नहीं मिलता। अब बारी आती है माया के कमरे की। पुलिस जब माया के कमरे की तलाशी कर रही थी तब सुरभि माया को ताना देते हुए कहती है, अब देखते हैं चोर बचकर कहाँ जाएगा। पुलिस माया के भी कमरे की तलाशी लेते हैं, लेकिन माया के कमरे से कुछ नहीं मिलता। ये देखकर सुरभि का मुंह बंद हो जाता है। देखिए, उनके कमरे से भी कोई हार नहीं मिला और ना ही कोई पैसे। अब सिर्फ एक कमरा बचा है, इसलिए अब हम उस कमरे की तलाशी लेने जा रहे हैं। अरे पर इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे बेटे का कमरा है, मतलब मेरे बेटे के कमरे की तलाशी क्यों लेनी? क्यों? अगर कमरों की तलाशी हो ही रही है तो आपके बेटे के भी कमरे की तलाशी होगी। आपका बेटा इस घर से अलग नहीं है। पर चाची, मेरे कमरे की तलाशी लेनी ही क्यों है? मैं घर में थोड़ी ना रहता हूँ जो मेरे कमरे में पैसे आएंगे, और मैंने कोई पैसे वैसे भी नहीं लिए। वैभव बेटा, मैंने कब कहा कि आपने पैसे लिए हैं? मैंने तो बस कमरे की तलाशी लेने के लिए कहा है। क्यों जेठानी जी? अब जब सबके कमरे की तलाशी हो रही है तो वैभव के कमरे की भी तलाशी होनी चाहिए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैभव बेटा, तुम शांत रहो और पुलिस को अपना काम करने दो। अब पुलिस वैभव के कमरे की तलाशी करने लगते हैं, जहां पुलिस को सुरभि के पैसे और हार दोनों मिल जाते हैं। ये देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये लो, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। जेठानी जी ने अपने 50,000 न जाने कहाँ कहाँ ढूंढा, पर मिले कहाँ। और पता नहीं क्या सोचकर जेठानी जी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जा रही थी। क्यों जेठानी जी? किसी पर इल्ज़ाम लगाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए ना। माया की बात सुनकर सुरभि वैभव को एक जोरदार तमाचा मारती है। ये सब क्या है वैभव? ये हार, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहीं तुमने तो... मुझे माफ़ कर दो माँ, ये पैसे और हार मैंने ही चुराया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ, मुझे माफ़ कर दो। मुझे पुलिस के हवाले मत करो माँ। अरे पर तुमने चोरी क्यों की? आखिर तुम्हें इतने पैसे और इस हार की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी जो तुम्हें चोरी करनी पड़ी? माँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड को आपका हार पसंद था और उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये हार और पैसे चुराए।
मैं उसको ये हार देने जाता उससे पहले ही वो दूसरे शहर चली गई, लेकिन मैंने उसको वादा किया था कि मैं उसको ये हार दूंगा, इसलिए मैंने ये हार लौटाया नहीं। और अब वो कुछ दिनों में वापस आ जाएगी तो मुझे पैसों की भी ज़रूरत है, इसलिए मैंने पैसे चुराए। वाह। इंस्पेक्टर साहब, आपका समय बर्बाद करने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर अब मुझे कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवानी। राज की बात सुनकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। वहीं राज अपने बेटे वैभव को बहुत मारता है। इसके बाद मोहित वैभव को बचाते हुए अपने भैया भाभी से कहता है, भैया, गलती बच्चों से होती है, पर उसको सही समय पर सुधारना ये माँ बाप का काम होता है। पैसा और हार घर से बाहर नहीं गया, और समय रहते हमें ये भी पता चल गया कि हमारा वैभव किस रास्ते पर जा रहा है। पर हाँ, बिना सोचे समझे किसी पर इल्ज़ाम लगाना नहीं चाहिए भैया भाभी। मोहित की बात सुनकर सुरभि और राज की नज़रें शर्म से नीचे झुक जाती है, जिसके बाद वो माया और मोहित से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। माया अपनी जिठानी को अपनी बहन की तरह मानती थी, इसलिए वो अपनी जिठानी और जेठ को माफ़ कर देती है, जिसके बाद एक बार फिर अब सभी एक साथ खुशी से मिलजुल कर रहने लगते हैं।